लाइफ है ना, बड़े मजेदार तरीके से कहानियां शुरू करती हैं। राकेश झुनझुनवाला के बारे में सोचो, दलाल स्ट्रीट के बिग बुल। हैदराबाद में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इसी सिंप्लिसिटी ने उन्हें हर रुपये की कीमत सिखाई। उनका बचपन बॉम्बे, जो अब मुंबई है, सपनों के शहर में बीता। बचपन में राकेश बड़े क्यूरियस थे। अपने पापा को स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हुए सुनते थे। वो पूछते थे, ये कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं? उनके पापा ने कहा, न्यूज़पेपर पार हो और खुद पता लगाओ। यही शुरुआती क्यूरियोसिटी उनके फ्यूचर सक्सेस का बीज थी। उन्हें कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। जो चाहा उसके लिए कड़ी मेहनत की। इससे उनका सफर और भी जानने लायक बन जाता है। ये बताता है कि आपकी शुरुआत आपका अंजाम तय नहीं करती। पेट में जो आग होती है ना, कुछ सीखने की भूख, वो मैटर करती है। तो ये लड़का, जिसके सपने उसकी जेब से भी बड़े थे, अपना सफर शुरू किया। उन्होंने ऑब्जर्व करना, सवाल करना और चीजों के पीछे का क्यों समझना सीखा। ये जिंदगी के सबक थे जो एक सादे से घर में सीखे। ये फाउंडेशन जो क्यूरियोसिटी और सीखने की चाह पर बनी थी, किसी भी कंक्रीट से ज्यादा मजबूत थी। इसने उन्हें स्टॉक मार्केट की बड़ी अनप्रेडिक्टेबल दुनिया के लिए तैयार किया। एक ऐसी दुनिया जिसे जीतना उनकी किस्मत में लिखा था। उनकी कहानी किसी बड़े फैंसी ऑफिस में शुरू नहीं हुई। ये एक शांत सी क्यूरियोसिटी से शुरू हुई और उसी से सारा फर्क पड़ा। हर यंग इंसान को अपने करियर के बारे में एक चॉइस लेनी पड़ती है। राकेश झुनझुनवाला ने भी इसका सामना किया। उनके पापा चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई करें, इसलिए राकेश 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। सीए की डिग्री मतलब स्टेबल जॉब, अच्छी सैलरी, आरामदायक जिंदगी। लेकिन राकेश का दिल तो स्टॉक मार्केट में था। उनके पापा ने सलाह दी कि अपने पैसे से इन्वेस्ट करो, उधार लेकर नहीं। राकेश ने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत की। ये तो जैसे डेविड का गोलियत से सामना करने जैसा था। ये फैसला एक लीप ऑफ फेथ था। वो एक सेफ सीए करियर चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर का रिस्की रास्ता चुना। उन्हें खुद पर और मार्केट की अपनी समझ पर भरोसा था। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये गेम के थ्रिल के बारे में था। वो इंटेलेक्चुअल चैलेंज, प्रेडिक्ट करना, एनालाइज करना, रिस्क लेना और फिर उसका फायदा देखना। कई लोगों ने उनके इस चॉइस पर सवाल उठाया, लेकिन राकेश के लिए ये जुआ नहीं था, ये कैलकुलेटेड रिस्क था। उनकी सीए की ट्रेनिंग ने उन्हें बैलेंस शीट पढ़ने और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझने में मदद की। तो ये बदलाव एकदम अचानक नहीं था, ये एक स्मार्ट मूव था। अपनी एजुकेशन को अपने पैशन के साथ मिलाना, और ये कॉम्बिनेशन तो एकदम मैजिक था। वो अपने कैलकुलेटर को ट्रेडिंग फ्लोर के क्यूज के लिए ट्रेड करने को तैयार थे। उन्होंने कई साल सुनने, पढ़ने, सीखने में बिताए थे। उन्हें लगा कि वो तैयार हैं। ये पैशन जोरों पर था। वो अपने असली पैशन को चेज करने के लिए तैयार थे और उसी से सारा फर्क पड़ा। सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत करके सफर मुश्किल था, लेकिन राकेश पेशेंट थे, सही अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। उनकी पहली बड़ी सक्सेस टाटा टी के साथ हुई। उन्होंने 43 रुपये में शेयर खरीदे और 143 में बेच दिए। ये एक ह्यूज प्रॉफिट था। 1980s के बीच में कुछ लाख रुपए। ये पहली बड़ी जीत बहुत क्रूशियल थी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये वैलिडेशन की बात थी। इससे साबित हुआ कि उनका एनालिसिस सही था। उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि कड़ी मेहनत, रिसर्च और पेशेंस से वो अपनी पहचान बना सकते हैं। इस सक्सेस ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट किया और नए मौकों की तलाश करने लगे। मार्केट उनकी यूनिवर्सिटी बन गया और हर ट्रेड एक नया सबक था। उन्होंने सीखा कि मार्केट पेशेंस का फल देता है। ये फटाफट जीत के बारे में नहीं है, ये अच्छी कंपनियां ढूंढने और इन्वेस्टेड रहने के बारे में है। उन्होंने हिम्मत की अहमियत भी सीखी। जब दूसरे बेच रहे हों तब खरीदना, भेड़ चाल के खिलाफ जाना, अगर आपकी रिसर्च उसे सपोर्ट करती है। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को शक्ल दी। वो गलतियां करने से नहीं डरते थे, वो गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखते थे। हर नुकसान एक टीचर था। इस एटीट्यूड ने उन्हें ग्रो करने में मदद की। सिर्फ उनकी दौलत ही नहीं, बल्कि उनकी समझदारी भी। उस पहले बड़े प्रॉफिट का थ्रिल तो कमाल का रहा होगा। राकेश झुनझुनवाला के लिए उनका कैनवस स्टॉक मार्केट था और वो अपनी सक्सेस स्टोरी खुद पेंट कर रहे थे। हर ग्रेट इन्वेस्टर का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो उनके करियर को डिफाइन करता है। राकेश झुनझुनवाला के लिए वो इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी थी।
उन्होंने टाइटन के शेयर पहली बार 2002 to 2003 के आसपास करीब 3 रुपये प्रति शेयर पर खरीदे थे। बहुत लोग एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, लेकिन राकेश ने कुछ अलग देखा। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड देखा, टाटा ग्रुप का सपोर्ट और टाइटन का तनिष्क के साथ ज्वेलरी में डाइवर्सिफिकेशन देखा। उन्हें इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी पर यकीन था, इसलिए उन्होंने टाइटन खरीदा और सालों तक उसे होल्ड किया। मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद उनका कन्विक्शन अटूट था। इस इन्वेस्टमेंट ने उनका लॉन्ग टर्म विजन दिखाया। वो फटाफट प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे थे, वो एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे थे जो सालों में कई गुना ग्रो कर सके, और टाइटन ने बिल्कुल वैसा ही किया। स्टॉक प्राइस 3 रुपये से हजारों रुपये तक पहुंच गया। इसने उनके लिए बेहिसाब दौलत बनाई। ये उनके पोर्टफोलियो का क्राउन ज्वेल बन गया। लोग अक्सर उनसे टाइटन के बारे में पूछते थे। वो सोचते थे कि उन्होंने इस मल्टी बैगर को इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया। उनका जवाब सिंपल था, उन्होंने बिजनेस, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस किया। वो शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से बहके नहीं। टाइटन की कहानी सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक सबक है। ये हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत सिखाती है, ये हमें क्वालिटी बिजनेस पहचानने की अहमियत सिखाती है, और ये हमें कन्विक्शन की वैल्यू सिखाती है। राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीदा था, उन्होंने एक सपने में इन्वेस्ट किया था। स्टॉक मार्केट कोई शांत समुंदर नहीं है, ये तूफानों से भरा है। राकेश झुनझुनवाला ने ऐसे कई तूफानों का सामना किया। उन्होंने मार्केट क्रैश देखे जिनमें लोगों की किस्मतें डूब गई। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद का दौर था, 2000 का .com बस्ट और 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। इन क्रैशेस के दौरान राकेश को भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही इंडियन ग्रोथ स्टोरी से उनका भरोसा उठा। उनका एक फेमस कोट है, सारे बुल मार्केट्स की मां इंडिया में आने वाली है। उनका रेसिलियंस कमाल का था। उन्होंने हर क्राइसिस से सीखा। वो समझ गए थे कि मार्केट ही सुप्रीम है। आप मार्केट से लड़ नहीं सकते, लेकिन आप उसमें रास्ता बनाना सीख सकते हैं। वो कहते थे, गिरगिट की तरह बनो, बदलते माहौल में ढल जाओ। जब मार्केट गिरा तो वो घबराकर सब कुछ बेचने नहीं लगे, बल्कि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। उनका मानना था कि करेक्शंस अच्छे स्टॉक्स सस्ते दामों पर खरीदने का बढ़िया टाइम होते हैं। ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अक्सर तब मोटा फायदा देता था जब मार्केट रिकवर करता था। उनमें तब खरीदने की हिम्मत थी जब बाजार में खून की नदियां बह रही हों। तूफानों का सामना करने, मुश्किलों से टकराकर वापस बाउंस बैक करने की यही काबिलियत उन्हें एक सच्चा लेजेंड बनाती है। ये सिर्फ तब पैसा बनाना नहीं है जब मार्केट BRH रहा हो। ये अपने कैपिटल को बचाने, अपने नुकसान से सीखने और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने का कन्विक्शन रखने के बारे में है। राकेश झुनझुनवाला ने दिखाया कि स्टॉक मार्केट में रेसिलियंस उतना ही जरूरी है जितना इंटेलिजेंस। वो सिर्फ तूफानों में बचे नहीं, वो उनसे और मजबूत होकर निकले, अगली बड़ी वेव के लिए तैयार। और उसी से सारा फर्क पड़ा। लोग जी हमेशा राकेश झुनझुनवाला के सीक्रेट्स जानना चाहते थे। वो विनिंग स्टॉक्स कैसे चुनते थे, उनका मैजिक फार्मूला क्या था। उन्हें अक्सर इंडिया का वॉरेन बफे या दलाल स्ट्रीट का ऑरेकल कहा जाता था। उन्होंने अपनी समझ, अपने इन्वेस्टमेंट मंत्र काफी खुले तौर पर शेयर भी किए। उनकी एक फेमस कहावत थी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। वो बड़े मार्केट ट्रेंड को पहचानने और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करने में यकीन रखते थे। उन्होंने इस पर भी जोर दिया, सही खरीदो और टिके रहो। इसका मतलब था अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस पर चुनना और फिर उन्हें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का पेशेंस रखना। वो मुख्य रूप से एक वैल्यू इन्वेस्टर थे। वो ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते थे जो मार्केट में अंडर वैल्यूड हों, लेकिन वो रिजिड नहीं थे। वो ग्रोथ पोटेंशियल भी देखते थे। वो समझते थे कि इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में ग्रोथ स्टॉक्स बहुत ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते थे। उन्होंने एक बार कहा था, रिस्क जिंदगी का सार है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। लेकिन उनके रिस्क हमेशा गहरी रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित होते थे। वो आंख बंद करके जुआ नहीं खेलते थे। वो कंपनियों, उनके मैनेजमेंट, उनकी इंडस्ट्री और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करते थे। उनके लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स में से एक था मैनेजमेंट की क्वालिटी। वो अक्सर कहते थे कि वो सिर्फ घोड़े कंपनी पर नहीं, बल्कि जॉकी मैनेजमेंट पर दांव लगाते थे। उनका मानना था कि अच्छा मैनेजमेंट एक कंपनी को मुश्किल समय से निकाल सकता है
और शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बना सकता है। मैनेजमेंट क्वालिटी पर इस फोकस ने उन्हें कई संभावित गड्ढों से बचाया और अपने करियर में कई मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचानने में मदद की। राकेश झुनझुनवाला के मंत्र किसी भी इन्वेस्टर के लिए टाइमलेस सबक हैं, सिंपल लेकिन बहुत गहरे। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक पर्सनालिटी थे, एक लार्जर देन लाइफ फिगर। जो अरबों उन्होंने कमाए, उसके परे एक ऐसा इंसान था जो जिंदा दिली, हाजिर जवाबी और एक अनोखे चार्म से भरा था। वो अपनी तेज जबान और सीधी बात के लिए जाने जाते थे। वो कभी बात को घुमाते फिराते नहीं थे। अगर वो किसी चीज में यकीन करते थे तो वो कह देते थे। ये ईमानदारी कभी कभी थोड़ी ब्रूटल रिफ्रेशिंग होती थी। लोग उन्हें इसी बात के लिए पसंद करते थे। वो कोई टिपिकल सीरियस सूट बूट वाले इन्वेस्टर नहीं थे। वो एक्सेसिबल थे, रियल थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। उन्हें खूब हंसना, अच्छी बहस करना पसंद था। वो जिंदगी के मजे लेते थे। खाना उनका एक बड़ा पैशन था। उन्हें अपना स्ट्रीट फूड उतना ही पसंद था जितना फाइन डाइनिंग। वो फिल्मों के भी बड़े फैन थे और कुछ हिंदी फिल्मों को को प्रोड्यूस भी किया था। इससे उनके डाइवर्स इंटरेस्ट्स का पता चलता है। वो सिर्फ स्टॉक प्राइसेस के पीछे ही ऑब्सेस्ड नहीं रहते थे। उन्हें जिंदगी जीना आता था। वो सिर्फ एक फाइनेंशियल विजार्ड नहीं थे, वो इमोशंस, पैशंस और जिंदगी के लिए एक जेस्ट वाले इंसान थे। इसी ह्यूमन टच ने उनके लेजेंडरी स्टेटस में और इजाफा किया और उसी से सारा फर्क पड़ा। राकेश झुनझुनवाला का इम्पैक्ट उनकी पर्सनल वेल्थ से कहीं ज्यादा है। वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के भारतीयों को इंस्पायर करेगी। उन्होंने दिखाया कि एक आम इंसान भी कड़ी मेहनत और इंटेलिजेंस से स्टॉक मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकता है। एक ऐसे देश में जहां स्टॉक इन्वेस्टिंग को अक्सर जुआ समझा जाता था, उन्होंने उस सोच को बदलने में मदद की। वो जायज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ क्रिएशन का सिंबल बन गए। लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स उन्हें अपना आदर्श मानते थे। वो उनके इंटरव्यूज, उनकी सलाह, उनके स्टॉक पिक्स को फॉलो करते थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट को आसान बना दिया। उन्होंने इसे कम इंटिमिडेटिंग, ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। उनकी सिंपल भाषा, उनके क्लियर एक्सप्लेनेशंस ने आम लोगों को इन्वेस्टिंग के बेसिक्स समझने में मदद की। उन्होंने लोगों को इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया। वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पक्का यकीन रखते थे। उनका ऑप्टिमिज्म फैलने वाला था। जब राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि इंडिया ग्रोथ के लिए तैयार है, तो लोग सुनते थे, वो यकीन करते थे। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी और उसके पोटेंशियल में कॉन्फिडेंस जगाया। वो कई मायनों में फाइनेंशियल दुनिया में इंडिया के सबसे बड़े चीयर लीडर थे। उन्हें अक्सर इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता था। हालांकि ये तुलना एक कॉम्प्लीमेंट थी। राकेश झुनझुनवाला यूनिक थे। उनका अपना स्टाइल था, अपनी फिलॉसफी थी। वो इंडियन मार्केट, उसकी बारीकियों, उसके मौकों को कुछ इस तरह समझते थे जैसे बहुत कम लोग समझते थे, और उसी से सारा फर्क पड़ा। हर कहानी का एक अंत होता है, चाहे वो कितनी भी एक्साइटिंग क्यों ना हो। राकेश झुनझुनवाला का इस धरती पर सफर अगस्त 2022 में खत्म हो गया। उनके जाने से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। बिग बुल अब नहीं रहे, लेकिन उनकी स्पिरिट, उनके आइडियाज, उनका ऑप्टिमिज्म वो जिंदा है। उनके आखिरी बड़े सपनों में से एक था एविएशन सेक्टर में एंटर करना। उन्होंने अकासा एयर लॉन्च की, एक लो कॉस्ट एयरलाइन। ये एक बोल्ड मूव था, खासकर एक चैलेंजिंग इंडस्ट्री में। लेकिन वही तो राकेश झुनझुनवाला थे, हमेशा एक नए चैलेंज के लिए तैयार, हमेशा इंडिया के फ्यूचर पर दांव लगाते हुए। उनके निधन पर हर तबके के लोगों ने शोक मनाया। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस से लेकर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स तक, हर किसी ने इस कमी को महसूस किया। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा थे। वो एक आइकॉन थे, बहुतों के लिए एक मेंटर, भले ही वो उनसे कभी मिले ना हो। उनकी बातों में वजन था, उनके काम इंस्पायर करते थे। मार्केट थोड़ा कम वाइब्रेंट, थोड़ा कम एक्साइटिंग लगने लगा उनकी दमदार हंसी और उनके शार्प इनसाइट्स के बिना। लेकिन उनकी सीख, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अनगिनत इन्वेस्टर्स को गाइड करती रहेगी। उनके इंटरव्यूज और कोट्स आज भी शेयर और डिस्कस किए जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि कामयाब होने के लिए आपको किसी फॉरेन डिग्री या फैंसी सरनेम की जरूरत नहीं है। आपको बस कॉमन सेंस, हिम्मत और कन्विक्शन चाहिए, और उसी से सारा फर्क पड़ा।